Bismillahirrahmanirrahim. The topic which we are going to discuss today is different elaborations with reference to communication. और ये ग्रैहम स्कॉट की बुक से जैसे कि मैंने बताया चैप्टर नंबर 5 communication, evolution of signals for communication, antithesis and ritualization will be the main topics of today's lecture. कम्युनिकेशन के हवाले से हम इंट्रोडक्शन में भी कुछ टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं. कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? Communication is actually transfer of information between two animals. Animal A to animal B जब information transmit हो रही होती है किसी भी तरह से, that is known as communication. Exactly how communication is transferred will depend upon the machinery available. कौन से tool, कौन से organs, कौन से systems किसी animal में develop हैं, उसी के through animal communication करेंगे. और सिर्फ organs पे नहीं बल्कि it depends upon the occasion as well. कि what type of occasion is aggression का behavior show करना है या कोई फूड के हवाले से सिग्नल देना है या कोई और रेफरेंस है, मीटिंग कॉल है या कोई और अग्रेसिव कॉल है, सबमिसिव कॉल है, ये ओकेजन पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो शो करनी है. ये डिक्शनरी डेफिनेशन दी हुई है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स व्हिच हैव इवॉल्वड इन द एनिमल किंगडम फॉर कम्युनिकेशन. लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन भी है जब विदाउट सिग्नल, विदाउट प्रॉपर सिग्नल, इंटेंटिव सिग्नल, इंटेंट इन्वॉल्व हुए बगैर, इरादे के बगैर, इंटेंशन के बगैर भी कम्युनिकेशन होती है. मसलन किसी फील्ड में अगर कोई बर्ड्स जो है वो ग्रेन्स पे फीड कर रहे हैं, दे आर गेटिंग ग्रेन्स, और बर्ड्स का फ्लॉक देख के कोई दूसरे फ्लाइंग बर्ड्स उस स्पीशी के या दूसरी स्पीशी के अगर उसी फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जो पहले से मौजूद बर्ड्स थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बर्ड्स इन दैट फील्ड, उन्होंने इंटेंशनली कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया, इंटेंशनली कोई मैसेज कन्वे नहीं किया, लेकिन ये कम्युनिकेशन विदाउट एनी सिग्नल उसके थ्रू हुई है. फिर कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स एनिमल किंगडम में ऑब्जर्व की गई हैं, जो आपने पहले डिस्कस की इंट्रोडक्शन के चैप्टर में. विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लाइट और डार्कनेस के हवाले से हमने डिस्कस किए. The visual signals, for example, cobras inflate their hood to scare other creatures. ये visual signal है. Peacocks use their feathers to elaborate tales during courting rituals या mating behavior में. Fireflies glow to attract mates. तो ये सारे visual signals की example हैं. इसके अलावा बेटे auditory में elephant use their trunks to talk to their herds over long distances. Male whales use their song to communicate with females, and wolves howl to call to other wolves in the pack. वो एक दूसरे को कॉल करने के लिए साउंड से कम्युनिकेशन करते हैं. Then there are other types of communication as well, such as tactile. Horses kick other horses to establish dominance. Baboons use touch to show affections and groom each other. Dogs lick their pups to bond, clean, and stimulate their development. On the other hand, chemical communication was also discussed. Skunks use their signature smell to deter predators. And ants, they use pheromone trails to follow each other. Cats rub against objects to mark them with their scent. तो ये सारे के सारे जो है वो वेज हैं, एग्जांपल्स हैं, इसमें एनिमल डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन यूज कर रहे होते हैं. क्वेश्चन ऑफ इंटेंट, कि इंटेंट या इरादा इन्वॉल्व है या नहीं. एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है कि आप एक कॉरिडोर से गुजर रहे हैं और आप किसी फेमिलियर पर्सन को देख के अपना जो हैंड वेव करेंगे, हेलो बोलेंगे उसको, या क्या हाल है, या उसको जब अगर आपको आपका फ्रेंड या कोई फेमिलियर पर्सन नजर आता है आप उसे सलाम करेंगे. लेकिन अगर कोई इंटेंशनली आप कह लें कि ये तो इंटेंशनल सिग्नल था ना, इंटेंशनल आपने कम्युनिकेट किया, आपकी विल, आपके इंटेंट इन्वॉल्व थी. लेकिन अगर आप मजीद आगे जाते हैं, कोई अनफेमिलियर पर्सन है जिससे आप नहीं जानते, तो ऑब्वियसली उसके साथ आप ये इंटेंशनल बिहेवियर, इंटेंशनली सिग्नल को, इंटेंशनली इस कम्युनिकेशन को शो नहीं करेंगे. इसी को भी इलेबोरेट करना चाह रहे हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी गाड़ी जो भी ड्राइव हो रही होती है, तो उसमें एक ब्रेकिंग लाइट्स होती हैं बेटा. जब भी ब्रेक लगाई जाती है तो उसके पीछे जो है वो लाइट्स नजर आ जाती हैं, जो कि प्रीवियस, जो उससे पहले वाले जो लोग जो उससे पीछे चल रहे हैं, यूं कह लें, उनके लिए एक सिग्नल होता है कि ब्रेक लगाई जा रही है. ये
एक सिग्नल है, और दूसरा जब लेफ्ट या राइट, बाइक पे भी आप हो या गाड़ी पे भी हो, तो लेफ्ट या राइट मुड़ना होता है तो आप एक सिग्नल या इंडिकेटर ऑन करते हैं। जब इंडिकेटर आप स्विच ऑन करते हैं ना किसी को राइट जाते हुए या लेफ्ट आप मुड़ते हुए, तो वो आपका इंटेंशनल सिग्नल होता है। लेकिन एक वो जो ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाना एक इनवॉलेंट्री, सबकॉन्शियस में हमारे पास वो एक ट्रेन स्टिमुलस होता है कि ब्रेक लगाते हैं तो जो उसकी बैक लाइट होती है बाइक की या गाड़ी की, वो ऑन हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि आप ब्रेक लगाइए। आप सिग्नल कम्युनिकेट कर चुके होते हो प्रीवियस जो उससे पीछे वाले लोग हैं उनको, लेकिन इसमें जो ब्रेक वाला सिग्नल है उसमें आपका इंटेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि उससे पहले जो मैंने बात बताई आप लोगों को, इंडिकेटर वाली, इंडिकेटर में आप जो है वो इंटेंशनल एक सिग्नल दे रहे होते हैं। इसमें भी फिर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर पे, या आप एक प्रॉपर सिग्नल दे रहे हैं या इम्प्रॉपर सिग्नल है। तो एक जो गुड ड्राइवर होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि उनका सिग्नल ऑनेस्टी पे बेस्ड होता है, ट्रू सिग्नल होता है, फॉल्स सिग्नल्स वो नहीं देते। फिर यहाँ पे डिसऑनेस्टी के हवाले से एक एग्जांपल है नॉन विनोमस ब्लाइंड स्नेक की, लेप्टो टिफ्लोस टिफ्लोप्स। ये राइट साइड पे बना हुआ नजर आ रहा है, इस पिक्चर में शो किया गया है। इट्स ब्लाइंड स्नेक, और ये ब्लाइंड स्नेक जो है इसकी एक हैबिट है कि आंट्स के जो सिग्नल होते हैं, आंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं फेरोमोन ट्रेल्स के थ्रू, और ये आंट्स के जो सिग्नल्स होते हैं उन फेरोमोन ट्रेल्स के थ्रू उनको ये यूज कर रहा होता है। जब भी उसने आंट्स ने कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो आपने पढ़ा था कि आंट्स कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली केमिकल सिग्नलिंग करती हैं, जिसे कहते हैं फेरोमोन ट्रेल्स को डेवलप होना है, फेरोमोन ट्रेल्स का यूज। फिर इसके अलावा बेटे आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो स्नेक्स, ये जो आंट्स होती हैं, इनके वो जो सिग्नल्स हैं वो थोड़ी देर बाद खत्म भी हो जाते हैं, वैसे परमानेंट नहीं होते। लेकिन अगर कहीं पे स्नेक को सिग्नल नजर आए तो फूड के लिए, ये आंट्स को या आंट्स के जो फूड है उसको फॉलो करने के लिए आंट्स की केमिकल को यूज कर सकता है। इट मींस यहाँ पे वो डिसऑनेस्टी ऑफ सिग्नल वाली बात आ जाती है कि सिग्नल इसके लिए नहीं था लेकिन इसने जो है वो यूज किया। द ट्रेल वाज नॉट हाउएवर लेड डाउन टू कम्युनिकेट बिटवीन आंट्स एंड स्नेक। ये तो स्नेक ने एडिशनली यूज किया है इनकोडेड इंफॉर्मेशन को, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसने कैसे यूज किया। देयरफॉर डिफाइन कम्युनिकेशन एज द वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ सिग्नल्स। इसमें वॉलंटरी यानी इंटेंट इन्वॉल्व हो भी सकता है और अनइंटेंशनली भी सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है, that are likely to have evolved for this purpose between individuals that are committed to maximizing the efficiency of transfer of information between them. Take note that this definition doesn't make assumptions about the honesty or otherwise of information that is transferred. इसमें बस कहा गया कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना चाहे इंटेंशनली हो रही है या अनइंटेंशनली हो रही है, दोनों तरह से कम्युनिकेशन की जो है वो एक कम्युनिकेशन का सोर्स बन सकता है। There are various pressures during evolutionary history जो signals की development में role play करते हैं। It seems clear that a number of selective pressures operate during the evolution of a signal. Not all signal types will stimulate the sensory system of the receiver to same extent. हर एक सिग्नल का जो स्टिमुलेशन का लेवल है वो वेरी कर सकता है। The environment through which signaling is to occur will strongly influence the design of a signal. After all, not all signal types will travel from one sender to the receiver on the other end with equal ease. That's why those signals which are beneficial, जो easily transmit भी हो जाते हैं, जिनसे ज्यादा अमाउंट की इंफॉर्मेशन भी चली जाती है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, वो beneficial होते हैं। The interest of the signaler and receiver will not always coincide. Selective pressures might favor a dishonest signal on the part of the sender, but similar pressures acting on the standpoint of the receiver might favor honesty as well. डिसऑनेस्ट सिग्नल भी होते हैं, ऑनेस्ट सिग्नल भी होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है बेटा एक फ्रॉग स्पीशी की, जिन्होंने सिग्नल को इवॉल्व किया है। यूजुअली फ्रॉग्स में क्या होता है कि फ्रॉग जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं ना मेरे बेटे, वोकल स्टिमुलाई या वोकल ऑडिटरी कम्युनिकेशन वो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रॉग स्पीशीज दे हैव डेवलप्ड वोकल कम्युनिकेशन फॉर मीटिंग कॉल्स, मीटिंग पर्पसेस के लिए वो कॉल्स अप कर रहे होते हैं, तो उन्होंने वोकल कम्युनिकेशन डेवलप की हुई है। लेकिन एक यहाँ पे टाइप डिस्कस की गई है फ्रॉग सेमाफोर। फ्रॉग सेमाफोर एक स्पेशल मेथड है, एक येलो
कलर का ये गोल्डन कलर का फ्रॉग है, उसमें डेवलप हुआ है पैनामेनियन गोल्डन फ्रॉग। ये पैनामेनियन गोल्डन फ्रॉग, इसने ये आबशारों में रह रहे होते हैं जहां पे यूजुअली जो वाटर है उसका वाटरफॉल्स की वजह से शोर काफी ज्यादा होता है। वहां पे इनकी वोकल कम्युनिकेशन इतनी एफिशिएंट नहीं होती अगर उन्होंने वोकल्स डेवलप किए होते। इनके अंदर टिम्पैनिक मिडल ईयर जो है वो मिसिंग होता है, तो यूजुअली यही कंसीडर किया जाता है कि वोकल्स या वॉइस सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते। इन्होंने बेटा एक स्पेशल टाइप की सिग्नल या स्पेशल टाइप की रिचुअलाइजेशन डेवलप कर ली है, दैट इज वेविंग ऑफ देयर हैंड्स। ये गोल्डन फ्रॉग आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने हैंड को वेव करते हैं और वो वेविंग कम्युनिकेशन, दैट वेविंग कम्युनिकेशन enables them to signal between male and as well as female for mating purpose. Researchers working in the Panamanian cloud forest have established that golden frogs communicate with one another using a system of semaphore. This semaphore, ये semaphore क्या है frog के अंदर? Waving of their hands या waving of their forelimbs, movement है उनकी limbs की, इसको semaphore का नाम दिया गया। Individuals wave at one another, and although the exact messages they transmit remain elusive to us, exact message क्या transmit करते हैं is not clear, but they are thought to relate to territorial defense and sexual selection. ये वेविंग के थ्रू अपने हैंड्स या अपने लिम्स के थ्रू मूव करते हुए सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन का और टेरिटोरियल बिहेवियर का। इसके अलावा बेटे सीमाफोर, ये जो है एक एग्जांपल थी फ्रॉग के हवाले से, ये आपने अच्छे से पढ़नी है इसको। सिग्नल एवोल्यूशन, रिचुअलाइजेशन एंड एंटीथेसिस। The evolution of a signal can be thought of as a process having 6 basic steps. 6 steps में जो है वो कोई सिग्नल डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। नंबर 1, an association between a behavioral, physiological और morphological cue और सिग्नल। एक एसोसिएशन बिल्ट होता है पहले, फिर उस सिग्नल की परसेप्शन डेवलप होगी। अगर पैनामेनियन गोल्डन फ्रॉग ने हैंड वेव किया है तो पहले मॉर्फोलॉजिकल क्यू या एक सिग्नल डेवलप हुआ उसका, और दूसरे गोल्डन फ्रॉग ने उसको रिसीव किया, अपनी परसेप्शन या आइज के थ्रू सिग्नल को रिसीव किया। द रिलेटिंग ऑफ द क्यू टू द मोटिवेशन कंडीशन ऑफ द सेंडर बाय द रिसीवर, फिर उसको रिलेट किया गया कि सिग्नल किस टाइप का और उसका रिस्पॉन्स कैसे देना। द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीजन रूल बाय द रिसीवर, रिसीवर फिर डिसाइड करता है, एंड द एवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स, और फिर वो रिस्पॉन्स शो करता है। द प्रोसेस ऑफ रिचुअलाइजेशन डिफाइंस द क्यू टू क्रिएट अ ट्रू सिग्नल। पहले सिग्नल को डेवलप करने के लिए कोई बॉडी मूवमेंट, कोई बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करना, फिर उसकी रिसीवर के थ्रू परसेप्शन, उसका रिलेशन मोटिवेशन के साथ कि क्या सिग्नल है, और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स की डेवलपमेंट तक ये 6 स्टेप डिस्कस किए गए हैं जो किसी सिग्नल की एफिकेसी को, किसी सिग्नल के एफिशिएंट होने को डिटरमिन करते हैं, और फिर सिग्नल रिटेन करना है या सिग्नल यूजलेस है उसको लूज करना है, ये फिर एवोल्यूशन उसका होगा या उसकी सिलेक्शन होगी। इसकी एक एग्जांपल है द ब्लू टिट। ये बर्ड्स हैं बेटा, ये राइट साइड पे शोन है बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। ये ब्लू टिट्स जो है वो एक बिहेवियर शो करते हैं जिसके एवोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया। They show display involving an exaggerated crouch with the tail fanned and lowered and the wings spread communicate I am likely to attack to the signal recipient। कि अपने विंग्स के एक्सपेंशन को शो करना, टेल को जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप देख रहे हैं मूव करना, और अपने ओपोनेंट को ये मैसेज इनका जा रहा होता है कि आई एम गोइंग टू अटैक। अगर 6 स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो जाहिर है प्रायर टू एवोल्यूशन उसके विंग्स के एक्सपेंशन की मॉर्फोलॉजिकल चेंज ये डेवलप हुई। फिर इस डेवलपमेंट के बाद जो ऑपोजिट है उसने उसके सिग्नल को जो रिकग्नाइज किया और उसने डिसीजन लेना शुरू किया, या उसके बार बार किस तरह के बिहेवियर से कि जब भी ऐसे विंग्स एक्सपैंडेड होंगे, टेल की ये पोजीशन होगी, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर है, ओपोनेंट ने ये रिसीव करना शुरू किया। और इन डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू क्यू की डेवलपमेंट, उसकी परसेप्शन और फिर रिस्पॉन्स के थ्रू ये सिग्नल जो है वो प्रॉपर डेवलप हो गया इन ब्लू टिट्स में। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एगोनिस्टिक एनकाउंटर्स, एग्रेसिव बिहेवियर्स के दौरान ब्लू टिट्स पैरस caeruleus adopt a range of postures
Submissive birds raise the feathers of their crest and puff out their bodies to appear round. ये अल्फा जो पिक्चर है इसमें सबमिसिव बर्ड है जो अग्रेसिव बर्ड के अगेंस्ट सबमिशन शो करेगा. थ्रेटनिंग बर्ड्स बोल्ड देमसेल्व्स इरेक्ट. ये जो थ्रेट कर रहे होते हैं वो अपने आप को जो है वो आगे से रिस्पॉन्स उनका आ रहा है वो थ्रेटनिंग है. पॉइंटिंग टू द स्काई और क्राउच. सी और डी जो है विद देयर पॉइंटिंग टू द स्काई और क्राउच कि उसकी तरफ या जो अटैक कर रहा है उसकी तरफ सिग्नलिंग करना या स्काई की तरफ. With their crest flattened and nape feathers erect and their wings held away from the body, or even flapped above or behind it. They may point their bills at the ground or open them towards their opponent. After development of these signals, ये signals एक दफा यकीनन develop हुए होंगे लेकिन इसके बाद ये persist किए या throughout अगर उन birds के अंदर मौजूद है, it means they have been received and they have been purified through the evolutionary history कि इनके थ्रू उनका proper message convey हो रहा है इसलिए blue tits ने इनको retain किए. Often threatening birds they fan their tails as well. अपने tails को जो है वो भी expand कर लेते हैं fan like portion में जो है वो show करते हैं. तो ये different इसकी positions show की गई हैं जो evolve हुई हैं इनके threatening behavior में. बहुत कम ऐसा होता है कि इनमें कोई बाकायदा fights भी नजर आए. If the recipient recognizes the crows and links it to the fact that it precedes an attack. कि जो attacking bird है वो attack करने वाला है अगर recipient को पता चल जाए वो recognize कर ले. It could use this relationship to develop a simple rule. If I see you crows, you will attack me. कि अगर ये position से नजर आती है तो उसको attack करेगा and evolve a coping strategy. Coping strategy उसको deal कैसे करना है या तो उसके साथ fight करेगा या flee कर जाएगा फरार हो जाएगा. And through ritualization the crouch is exaggerated until it becomes the display that we recognize. कि वो ritualization signaling के through एक दूसरे के तक communicate कर लेते हैं. Intention movements are only one example of a cue and a signal with the potential to become a signal. The threat display of many fish species they involve exaggeration, gill raising. It seems likely that this display has evolved from a morphological or physiological cues. During a flight, an animal's metabolic rate increases, and so does its rate of oxygen intake as well. In the case of a fish, that this is apparent as more rapid or wider gill opening. ये उनके सारे जो है वो ritualization and behaviors है बेटा. Then ritualization does not necessarily have to involve the elaboration of the cue through its exaggeration. कि ज़रूरी नहीं कि क्यू की या सिग्नल की elaboration इसमें involve हो ritualization में. It could involve its simplification. Ritualization का मतलब है किसी सिग्नल को ज्यादा एक्सपेंड करके शो करना या ज्यादा परसीवेबल बनाना. वो उसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है उसकी सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है. बट whichever form it takes, the outcome of ritualization will be a reduction in the ambiguity of the signal. सिग्नल को क्लियर करके शो करना, सिग्नल की क्लैरिटी को बढ़ाना ताकि दोनों को कम्युनिकेशन का बेनिफिट मिल सके. इट्स बेसिकली रिचुअलाइजेशन. फिर एक और कॉन्सेप्ट है रिचुअलाइजेशन के साथ साथ एंटीथेसिस. व्हेन टू सिग्नल्स communicate a very different message, there is tendency for them to evolve to be as different from one another as possible. कि अगर दो सिग्नल कोई मैसेज दे रहे हैं, एक अग्रेशन का मैसेज दे रहा है, दूसरा सबमिशन का मैसेज दे रहा है, तो उन सिग्नल्स का बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल डिफरेंट होना जरूरी है. वो डिफरेंस इन सिग्नल वो कहलाता है एंटीथेसिस. फॉर एग्जांपल डॉग्स, यहाँ पे जो आपको राइट साइड पे एक पिक्चर शोन है, ये सबमिसिव बिहेवियर है उसका लोअर साइड पे. ये आप देख सकते हैं कि वो लोअर साइड पे जब बेंड करता है और अपने आप को सबमिसिव शो करता है तो ये पोस्चर उसका एग्रेसिव डॉग्स के लिए, दूसरे डॉग्स के लिए एक सबमिशन की एक्टिविटी को शो करता है. इट्स द प्रिंसिपल ऑफ एंटीथेसिस. ये सिलेक्टिव रूल है भाई कि वो सिग्नल्स जो अग्रेशन के अगेंस्ट होंगे वो भी सिलेक्ट होंगे ताकि सबमिसिव एनिमल्स भी अपना जो है वो बिहेवियर शो कर सकें. ये ब्लू टिट्स की एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन किया गया कि उनमें भी अगर एग्रेसिव सिग्नल डेवलप होता है तो साथ सबमिसिव बिहेवियर्स भी आपने ऑब्जर्व किए, सबमिसिव सिग्नल्स भी हैं वो भी डेवलप होते हैं. तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल टर्म्स ही बेटा कि सिग्नल इवॉल्व होने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती हैं, फिर उसको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए उसको रिचुअलाइज किया जाता है, और एंटीथेसिस डिफरेंसेस भी डेवलप होते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स भी जो है रिसीव होते हैं ताकि दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस साथ साथ
कम्युनिकेट हो सके।